आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चेरनोबिल, एक ऐसी भयानक मानवीय त्रासदी जहां एक छोटी सी इंजीनियरिंग चूक और एक डिजाइन की खामी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक घटना के तथ्यों को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस खौफनाक सच्चाई के बारे में सोचिए। रातों रात एक पूरे शहर से 50,000 लोगों का अचानक से गायब हो जाना कोई आम बात तो नहीं है ना। सुनने में किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल कड़वी हकीकत थी। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदगी से गुलजार था, वो अचानक से एक भयानक सन्नाटे में कैसे डूब गया। इसे समझने के लिए हमें उस खौफनाक रात की शुरुआत में जाना ही होगा। भाग 1, घातक सुरक्षा परीक्षण। इस भूतों के शहर की असलियत समझने के लिए हमें 26 अप्रैल 1986 की उस शांत रात के परीक्षण में जाना होगा। अगर हम उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि महज 23 मिनट के भीतर ही सब कुछ कैसे पलट गया। रात के 1 बज रहे थे, बिल्कुल शांत माहौल। फिर 1:10 पर सुरक्षा प्रणालियों को बंद करके एक परीक्षण शुरू किया गया और उसके ठीक बाद 1:23 पर इमरजेंसी शटडाउन से वो भयानक विस्फोट हुआ। ये तबाही की तरफ बढ़ते बहुत ही तेज और अनियंत्रित कदम थे। दरअसल उस रात वैज्ञानिक एक पावर आउटेज यानी कि बिजली गुल होने का सिमुलेशन कर रहे थे। वो बस ये देखना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में रिएक्टर सुरक्षित रूप से काम करेगा या नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और जानलेवा भूल ये हुई कि इस प्रयोग के लिए उन्होंने अहम सेफ्टी सिस्टम्स को ही बंद कर दिया। और हैरानी की बात देखिए, कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डिजाइन की एक बड़ी खामी के कारण रिएक्टर के अंदर का तापमान और दबाव किस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। अब यहाँ जो ट्रैजिक विडंबना है वो सच में दिल दहला देने वाली है। इरादा सिर्फ इतना था कि इमरजेंसी बटन दबाकर रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया जाए, लेकिन हकीकत में उसी बटन के दबते ही रिएक्टर शांत होने के बजाय और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। नतीजा, एक इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि रिएक्टर नंबर 4 का भारी भरकम ढक्कन सीधे आसमान में उड़ गया। भाग 2, एक अदृश्य जानलेवा शक्ति। इस विस्फोट ने जिस खतरे को जन्म दिया वो महज किसी आग से कहीं ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि इसने सीधे वायुमंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ उगलना शुरू कर दिया था। परमाणु विकिरण, एक ऐसी अदृश्य और जानलेवा शक्ति जिसे ना तो हम देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। ये चुपचाप शरीर में घुसती है और उसे अंदर से बिल्कुल नष्ट कर देती है। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी? विस्फोट के बाद जो आम नागरिक पास के एक पुल पर खड़े होकर बस आग की लपटों को देख रहे थे, वे इस अदृश्य जहर से पूरी तरह अनजान थे। वे असल में अपने जीवन के अंतिम शांतिपूर्ण पलों को जी रहे थे। ये त्रासदी तब और भी गहरी हो गई जब बचाव दल वहां पहुंचे। फायर फाइटर्स को लगा कि वे किसी आम आग को बुझाने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वे बिना किसी रेडिएशन सूट या सुरक्षा के एक परमाणु आग से लड़ रहे थे। उन्हें सच्चाई पता ही नहीं थी। इसका अंजाम ये हुआ कि कुछ ही घंटों में उन्हें गंभीर जलन होने लगी, शरीर कमजोर पड़ गया और अगले कुछ ही दिनों में उनमें से कई ने अपनी जान गंवा दी। भाग 3, पिपरियात को खाली करना। पावर प्लांट में जो कुछ भी हुआ उसकी सबसे भारी कीमत पास के शहर पिपरियात के मासूम लोगों को चुकानी पड़ी। 50,000। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो 50,000 जिंदगियां थी जो अगली सुबह सोकर उठी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि जिस हवा में वे सांस ले रहे हैं उसमें एक जानलेवा जहर पूरी तरह घुल चुका है। अगली सुबह पिपरियात का जो शुरुआती नजारा था वो बहुत ही बेचैन करने वाला था। एक तरफ वायुमंडल में जहरीला रेडिएशन तेजी से फैल रहा था और दूसरी तरफ शहर में जनजीवन बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा था। बच्चों को स्कूल भेजा गया, बड़े अपने काम पर गए। पूरे 36 घंटे तक, जी हाँ 36 घंटे तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लोग उसी जहरीली हवा के बीच अपनी जिंदगी जीते रहे। और जब आखिरकार शहर खाली करने का आदेश आया तो निवासियों से एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक झूठ बोला गया। ये एक अस्थायी निकासी है। इस एक वाक्य ने लोगों को इतने बड़े धोखे में रखा कि वे अपने साथ जरूरी सामान तक नहीं ले गए। उन्होंने अपने कपड़े, अपनी जरूरी चीजें सब वहीं छोड़ दी, क्योंकि उन्हें सच में यकीन था कि वे बस कुछ ही दिनों में अपने घर वापस लौट आएंगे। भाग 4, समय में जमा हुआ एक घोस्ट टाउन। क्योंकि वो लोग कभी वापस लौट ही नहीं पाए,
वो शहर आज भी उसी हालत में जमा हुआ है जैसा उसे छोड़ा गया था। आज पेपरयाद का नजारा किसी डरावने सपने जैसा लगता है। टूटी हुई इमारतें जो कभी हजारों परिवारों का आशियाना हुआ करती थीं, अब एक डरावने और पूर्ण सन्नाटे में खड़ी हैं। ये उस जिंदगी के निशान हैं जिसे एक झटके में बिना किसी चेतावनी के हमेशा के लिए रोक दिया गया। और इस शहर का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो है यहाँ के प्लेग्राउंड। धीरे धीरे सड़ते और जंग खाते हुए ये झूले आज भी बिल्कुल शांत पड़े हैं। ये हमें सीधे तौर पर उन बच्चों की याद दिलाते हैं जो विस्फोट के कुछ घंटों बाद तक वहाँ खेल रहे थे। एक मासूम बचपन को कैसे एक अदृश्य खतरे ने निगल लिया, ये उसका सबसे खौफनाक प्रतीक है। अगर हम उन खाली घरों के अंदर झांकें तो पाएंगे कि मेज पर रखी प्लेटें, अलमारियों में टंगे कपड़े और दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ आज भी वैसा ही है। ये घर और उनमें रखा सामान आज भी इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें छोड़कर जाने वाले परिवारों को लगा था कि वे लौट आएंगे। भाग 5, मानवता के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। चेरनोबिल की इस भयंकर तबाही का असर उस अकेले घोस्ट टाउन की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गया। ये सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं थी, एक रेडियोधर्मी बादल पूरे यूरोप के आसमान में फैल गया, जिसने हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार बना दिया। आज दशकों बाद भी वो इलाका खतरनाक रूप से असुरक्षित है और वो रिएक्टर अभी भी भारी सुरक्षा के बीच सील किया हुआ है। उस तबाही और आज भी सील किए गए उस रिएक्टर को देखने के बाद इंसानियत की इस सबसे बड़ी गलती पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछना तो बनता है, क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा गया होता, अगर सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन होता, अगर रिएक्टर की डिजाइन खामियों को छिपाने के बजाय उन्हें ठीक किया गया होता और सबसे जरूरी, अगर सरकार ने अपनी जनता के साथ पूरी पारदर्शिता रखी होती, तो इतने सारे निर्दोष लोगों को इस तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर चेरनोबिल हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ी चेतावनी के रूप में खड़ा है। विज्ञान और तकनीक निस्संदेह बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हमसे पूरी जिम्मेदारी और सम्मान की मांग करते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम आज की इस तेजी से बढ़ती तकनीकी दुनिया में एक और चेरनोबिल को रोकने के लिए वास्तव में उतने